नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा मेंस का, वो जो 1799 पोस्ट पे आया था, आज उसका मैं टेस्ट संख्या 4 करवाने जा रहा हूं, जो कि जो कि 8 फरवरी 2026 को हुआ था। तो ये फुल एक टेस्ट है, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल मेंस के पैटर्न पर। तो आप लोग देखिए और क्वेश्चन खुद से भी बनाने का प्रयास करिए और बताइए कि कितना आंसर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। ठीक है, और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। कह रहा है एक नाद की धारा की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाद की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या ये कुछ बात हजम हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें होता क्या है कि चाल बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी और बटा क्या होता है, समय होता है। इतना तो आप लोग जानते करते हैं। तो देखिए और क्या होगा यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक नाद धारा की दिशा में 30 मिनट 20 किलोमीटर जाती है, प्रवाह की गति 10 किलोमीटर है। तो क्या हो गया, तो नाद की गति 30 किलोमीटर होगा, क्या होगा, ये सब जानना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो स्पीड पहले निकाल लेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा आपको ये जो 20 दिया हुआ है 20 किलोमीटर यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा। और बाई टाइम, टाइम कितना, 1 घंटे में, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका स्पीड होगा। अब कह रहा है प्रवाह की गति, प्रवाह की गति जो होगा वो कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये प्रवाह की गति कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। तो देखिए जिस साइड में ही प्रवाह हो और प्रवाह की गति हो, तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो 40 किलोमीटर आया स्पीड, इससे घटा देंगे तो कितना आया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आना चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए नाद की गति कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि सही है हमारा। यानी पता चला कि पहला पॉइंट क्या था, सही था। कैसे निकाल लेंगे, फिर से देख लीजिए। या स्पीड इक्वल टू जानते हैं डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस ये होगा, इसका मैंने पहले जाना और फिर आना। तो ये हो गया 20 गुना 2 और बटा एक मैंने टाइम का घंटा 1 घंटा में होगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसी 40 किलोमीटर पर आवर में ये जो प्रवाह की गति है, इसको क्या करना है, आप लोग को घटा देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। फिर अगर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएम इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या इतना है, क्या ये सही है? तो देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, और दो जो संख्या दिया होता है उन दोनों का गुणनफल। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 3, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 18, और ए कितना दिया हुआ है, 9, और बी कितना दिया हुआ है, 6। देखिए एलएचएस में 18 दिया 54 आ गया, ये आरएचएस में भी देखिए 9 छक्का 54 आ गया, माने ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऐसा स्थिति पे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए। केवल एक और दो दोनों ही सही है। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है, तो किसके सिद्धांत को दर्शाएगा, तो ये E इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी, ये दर्शाता है लेंज के नियम। किसका नियम, लेंज का नियम। ठीक है, अब हम लोग अगर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें तो कह रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताने कह रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था। तो ये पॉइंट क्या है, सही है। कि अभिलेखों के सहारे ही अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था, अशोक था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक विजय पाने की नीति अपनाई नहीं, भौतिक विजय पाने की नीति उन्होंने नहीं अपनाया। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट गलत है। तीसरा, अशोक के गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थे। तो हाँ जी, जो अशोक का गृह और विदेश नीति था वो बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित था। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो होगा
पहला कह रहा है कि वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है। कह रहा है स्टेटमेंट कि वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, ये स्लो डाउन कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वह स्लो डाउन कहलाता है। तो स्लो डाउन क्या कहलाता है दोस्तों? कि वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, उसी को स्लो डाउन की स्थिति कहते हैं। किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट नकारात्मक होना, ये संकुचन को दर्शाता है। कोई एक तिमाही होता है उसमें ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना संकुचन दर्शाता है। कह रहा है वित्त बाजार का तेजी से गिरना ये डिप्रेशन नहीं कहलाता है बल्कि मेल्ट डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्ट डाउन कहलाता है। तो ये समझ में आ गया कि वित्त बाजार का तेजी से गिरना ये डिप्रेशन नहीं बल्कि मेल्ट 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 डाउन कहलाता है। और लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना मंदी कहलाता है। लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का यह नकारात्मक होना क्या कहलाता है? मंदी कहलाता है। विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो जब विचार करिएगा तो पाइएगा कि इसमें से अनुच्छेद एक विधान परिषद के बारे में कह रहा है कि 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये बात पॉइंट बिल्कुल सही है। निर्माण और उत्साधन, उत्साधन का मतलब होता है भंग करना। तो निर्माण और मतलब खत्म करना, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? विधान परिषद का 169। फिर कह रहा है कि विधान परिषद के निर्माण व समर्पित समाप्ति की अंतिम शक्ति विधानसभा का होता है। नहीं, ये जो अंतिम शक्ति होता है वो संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। तो ये पॉइंट गलत है दोस्तों। ये किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है, अर्थात डी हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 3। अब छठा नंबर का प्रश्न देखते हैं। छठा में क्या कह रहा है? छठा में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, तब वो है सही है। इसका कथन क्या है? सही है। फिर ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये भी सही है कि जो ध्रुव तारा है आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कथन 3, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ये भी सही है कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जब विचार करने जाइएगा तो क्या होगा कि लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है। लिथुआनिया देश की राजधानी कहाँ है? तिराना। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। लिथुआना की राजधानी कहाँ है? तिराना। लातविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। क्या है, एक सेकंड, कौन इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है? तो हमने लोग ने गलत थोड़ा सा बना लिया है, एक सेकंड। तो ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो देखते हैं, लिथुआना देश की राजधानी कहाँ है? बता रहा है तिराना, जो कि गलत है। इसका जो लिथुआनिया का राजधानी जो होगा वो होगा बिलिनियस। बिलिनियस क्या हो जाएगा? बिलिनियस या बलय या छल्ला, सॉरी, ना कि तिराना होगा। ठीक है। और ये तिराना किसका राजधानी? को पूछे कि तिराना बता ही दीजिए किसका है, तो बताइएगा अल्बानिया का। कहाँ का? अल्बानिया का। अल्बानिया का। तो अल्बानिया का राजधानी तिराना, लिथुआना का राजधानी बिलनियस। लातविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। लातविया यानी कि पहला पॉइंट तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल ही क्या है? सही है कि लातविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। और मसेरू लेसोथो देश की राजधानी है। मसेरू कौन से देश की राजधानी है? तो लेसोथो। इसका मतलब केवल बी ही सही है और बाकी सब क्या है? गलत है। तो हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है? तब वो कौन सा दर्शाता है, जो देख लीजिए। तो इसमें क्या देखिएगा, हम लोग को पहले तो कुल प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद हम लोग धारा निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर वो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का, कुल प्रतिरोध का। और जो जो आंसर पूछेगा, माने हम लोग को इसमें से आई निकालना है और आर निकालना है, दो चीज निकालना है, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा।
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ परिवार में तुल प्रतिरोध। तो ये पहले देखिए, जो ये रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 3 ओम का, ये दिया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसको कहते हैं श्रृंखला। तो उसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। अगर ये 5 रेजिस्टेंस होता तो R5 लिखते, जितना होता हम लोग उतना लिखते। तो 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 यानी कितना हो गया 12 ओम। तो यही 12 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट। तो आर तो हम लोग को निकल गया। तो देखिए ऑप्शन में ढूंढिए 12 12 कहाँ है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया ऑप्शंस में। अब कह रहा है कि करंट भी निकालिए। तो देखिए करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। अभी अभी आपने आर इक्विवेलेंट निकाला है 12 और V दिया हुआ है 6, ठीक है 6 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि I क्या हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा 6/12 यानी 6 दूना 12 यानी 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये जानना है। तो देखिए कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। क्या ये सही है कि सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। तो देख लेते हैं। कह रहा 5 संख्याओं का औसत 21 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रमागत कर रहा है, मैंने लगातार कह रहा है, तो हम लोग औसत बोला 21, तो 5 बोला तो पहला नंबर तो हो गया। अब देखिए एक आगे बढ़िए एक पीछे बढ़िए, मैंने एक 22 बढ़िए एक 23 बढ़िए, सॉरी एक सेकंड, एक 20 बढ़िए, ठीक है। तो 20 21 22, अगर 20 21 22 का लगाइए औसत निकालिएगा तो 21 ही आएगा, ये कंफर्म है। फिर देखिए इसका नियम है, यही नियम है, आप ऐसे याद रखिए कि जब भी क्रमागत संख्या बोलेगा ना, तो जो औसत दिया रहेगा उसको बीच में रख दीजिएगा, फिर एक इस साइड बढ़िएगा एक नंबर इस साइड बढ़िएगा। टोटल कितना नंबर कह रहा है 5 नंबर, तभी तक तो 3 हुआ है। फिर से एक साइड इस साइड बढ़िए और एक साइड ये वाला बढ़िए, ठीक है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब पांचों का औसत निकालिएगा ना, तो ये सबसे बीच वाला ही पॉइंट होगा जो कि 21 है, यही नियम है। अगर 7 का था तो फिर एक इधर बढ़ते एक इधर बढ़ते, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि, और अब कह रहा है कि ये बना लिया मैंने 21 21 औसत आ गया और ये 5 नंबर क्रमिक नंबर भी लिख दिया। तो कह रहा है कि इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगा ना वो 23 होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 23 नहीं है क्या है। तो पहला पॉइंट तो ये बात समझ में आ गया। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन इतना होगा क्या। तो देखिए अगर कोई पूछे कि गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताइएगा कि 4/3 पाई आर क्यू। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू देखिए क्या कितना दिया हुआ है 21। तो यहाँ 21 पुट नहीं करना है बल्कि 21/2, क्योंकि ये यहाँ व्यास दिया हुआ ना कि त्रिज्या, हम लोग को यहाँ त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या होता है, ये पुट करना है। और आर क्यू होता है यानी कि 21/3 गुना 21/3 3 बार लिखना है, 1 2 3। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको इतना ही आएगा, यानी ये पॉइंट भी सही ये पॉइंट भी सही। तो 2 पॉइंट तो आपको सही हो गया। अब कह रहा है कि ये जो नंबर देख रहे हैं ना, इसमें x का मान 1 रखने से 11 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब देख लीजिए कि यहाँ 1 रख दीजिए और 11 से लगा के वैल्यू पुट कर लीजिए, देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। तो इसके देखिए 11 का जो रूल्स होता है कटने वाला, वो हम आपको समझा देते हैं ताकि आगे भी आपको काम आएगा। 6 5 9 1 2 1 है, इसको काटना है 11 से। क्यों एक यहाँ पे रखा है x का वैल्यू, क्योंकि ये बोल रहा है कि रखिए और फिर चेक करिए कि क्या 11 से विभाज्य है। तो क्या करिएगा ना, इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जो बच गया फिर इसके, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ इसके और इसके अल्टरनेट से जोड़ा जाता है। तो पहले जोड़िए 8 छो 14 9 23 और 2 25, ठीक है 25, 25 हो गया। और फिर इसको जोड़ दीजिए कि 7 प्लस 5 12 और 1 13, 13 और 1 14, ठीक है कितना 14। ये 14 कैसे आया होगा, ये 13 और प्लस एक एक्स करके आया होगा, मैंने अभी एक्स ही रहने दीजिए। तो x इक्वल टू 25 और माइनस कितना 13 हो जाएगा, 25 माइनस 13 हो जाएगा ना। देखिए 25 माइनस 13 तो कितना बचेगा 12। अब इसी 12 को ना आपको 11 से भागा देना है, ठीक है। क्या करना है 11, तो 12/11 कितना शेष बच गया 1। तो अगर 1 रहा होता तो हम लोग इसको काट लिए होते। तो इस प्रकार से ये भी सही है, एक रखने ही कह रहा है तो रख दिए, रखने ही भी कह रहा था तो रख दिए, ठीक है।
अब देखिए, और ऐसे भी पहला लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जब 100 में से किसी संख्या को 25% घटाया जाता है, 100 में से किसी संख्या को 25% घटाया जाता है तो क्या होगा? तो देख लीजिए कि 100 में से किसी संख्या का 25% घटाया जाता है तो उसका शेषफल वही संख्या होती है, तो वह संख्या 32 है। तो क्या सही है ये? और मान लीजिए कि कोई संख्या x है, ठीक है, मान लीजिए इसका 25%, इसका 25% का मतलब क्या हो गया कि 25/100, यही ना? तो ये आ जाएगा कितना, 0.25x, ठीक है। अब कहता है कि 100 में इस 0.25x को घटाइएगा तो आएगा आपको x, कौन सा x? जो आपने माने हैं, क्योंकि वही घटाने का रहा है। तो इसको जब घटाइएगा 100 माइनस 0.25x, तो इसको आप इस साइड लेके चले जाइएगा तो हो जाएगा 1.25x इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 1.25 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालिएगा तो 80 आएगा, यहाँ पे दे रहा है 32, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करिए निम्नलिखित कथन पे। पहला कह रहा है प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था। तो ये बात क्या है, सही है कि बंगाल में जब द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जब विचार करिएगा तो प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार किसके पास था, कंपनी के पास था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था। तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है कि आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था, यानी दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तब वो था 4। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? 4। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं, जे एन और ओ के बीच, मतलब 6। इसको देखिए, वृत्त में जब रहेगा ना बनाने के लिए तो आप लिखो, इसको कैसे बनाइएगा जो हम बता देते हैं फटाफट। एक वृत्त बना लीजिए, 6 लोग को यहाँ बैठाना है, तो देखिए 6 लोग बैठा बैठा दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि जे एन और ओ के बीच, जे एन और ओ के बीच में है, तो जे कहीं पे रख दीजिए, कहीं पे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एन ओ के बीच में है, ये पता नहीं है कि एन, तो एन यहाँ पे होगा कि ओ यहाँ पे होगा। इसके लिए क्या करिएगा, एक और अथी ले लीजिएगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, एक और ऑप्शंस ले लीजिएगा कि हम ये ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, और ओ यहाँ रख लीजिए, एन यहाँ रख लीजिए। अब तो गलत होने का चांस नहीं है, जो सही हो गया वो सही हो गया। फिर कहता है कि एन एम के विपरीत है, एन जो है ना एम के विपरीत है। तो सोचिए एन एम के विपरीत कैसे हो सकता है पॉसिबल, इसके विपरीत तो ये हो जाएगा, इसके विपरीत तो ये हो जाएगा, और इसके विपरीत ये हो जाएगा, तो क्या एन ओ हो जाएगा यहाँ पे विपरीत, तो ये खत्म। तो अब कह रहा है एन एम के विपरीत होगा, तो अब तो सही है कि एन एम के विपरीत है, और यानी ये ऑप्शन इसी प्रकार से गलत हो गया। अभी इसी ऑप्शन पे हम लोग को काम करना है। और एल एन के किसी भी पड़ोसी, कह रहा है एल एन के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है, एल एन के किसी भी पड़ोसी सीट पे नहीं है, मैंने यहाँ यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ तो ऐसे भी जे है तो नहीं होगा, एल यहाँ नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि एल यहाँ पे हो जाए। तो अब पूछ रहा है कि के, जहाँ के बैठेगा, कहाँ के बैठ सकता है, यही तो के बैठेगा, कहाँ बैठेगा, के यही तो बैठेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि के जब बैठ गया तो के विपरीत में कौन हो सकता है, तो बताइए के विपरीत में कौन है, ये के विपरीत में अभी फिलहाल कौन लग रहा है आपको, तो ये ओ हो जाएगा, ठीक है। के विपरीत में कौन है, ओ होगा, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं, क्योंकि एन के पहले तो ये है, और ओ के ये है, और एल एल का जे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ गए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करिए और फिर पूछ रहा है कि सही कथन बताइए। तो इक्तेदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, कि जो इक्तेदार होते थे भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं था। और इक्ता का उद्देश्य था कि प्रशासन और सैनिक सैनिक वेतन की व्यवस्था करना था, माने प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था किसको करना था, तो इक्ता को। तो इक्ता प्रारंभ से ही वंशानुगत और अस्थायी था, नहीं, प्रारंभ से ऐसा नहीं था दोस्तों, ये बाद में चल के ऐसा हुआ, यानी तीसरा पॉइंट गलत, 1 और 2 सही। अब कह रहा है जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीन बीच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीन बीच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा।
तो वो समय क्या होगा वो जरा देखते हैं। वो समय क्या होगा। अभी इसको कैसे बनाएंगे जरा समझिए। आप जानते हैं कि 360 डिग्री जब घूमता है, माने ये अर्थ है, तो ये जब 300 माने सर्किल है, जब ये 360 डिग्री होगा तो कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 24 गुना 60 माने मिनट में निकाला जाता है, और 360 मतलब कितना मिनट हो जाएगा, 4 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कहेंगे। और यहाँ पे कह रहा है 15 डिग्री, कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में मिनट में निकालिएगा तो 4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 15 इंटू 4 60 मिनट। और ये 60 मिनट का बराबर 1 घंटा तो होता है ना जी, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा होता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बजेगा दोपहर में तो ग्रीन बीच से पश्चिम में, देखिए ये ग्रीन बीच हो गया, ये जो लाइन मैंने खींचा है वो ग्रीन बीच हो गया, इसके इधर पश्चिमी होता है और इसके इधर पूरब होता है। तो अभी कह रहा है पश्चिम में जाएंगे, तो इसके ईस्ट साइड जाइएगा तो प्लस करना पड़ेगा, इसके ईस्ट साइड जाइएगा तो घटाना पड़ेगा। तो इस 12 बजे हैं तो इसमें ईस्ट साइड जाना है तो क्या करिएगा, घटाइएगा, कितना घंटा, 1 घंटा। तो 12 बजे से 1 घंटा घटाइएगा तो कितना बचेगा, सुबह के 11 बजेंगे। कब बजेंगे, सुबह के 11। पदार्थ है दूसरी तरफ तत्व है, ठीक है, पदार्थ है दूसरी तरफ तत्व है। तो एक तरफ कह रहा है कि हीरा, हीरा किससे मिलान होगा, हीरा किससे मैच होगा। तो हीरा जो होगा मैच, कार्बन का ही एक अपरूप है हीरा। संगमरमर कैल्शियम का अपरूप है, ठीक है। संगमरमर में क्या होता है, कैल्शियम, और बालू में क्या होता है, सिलिकॉन, और मानिक में एल्यूमिनियम, मानिक में एल्यूमिनियम। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनने कह रहा है कि बताइए असत्य कथन कौन है, इसका हम लोग का क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए क्या होगा असत्य कथन। पहला कह रहा है कि स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन ने पूरा किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस है, डॉन ने पूरा किया, सही है। जापान ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। तो नहीं, ये गलत है कि अंगारा A5 रॉकेट जापान ने नहीं बल्कि किसने किया, तो रूस ने किया। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया, यानी ये पॉइंट क्या है, गलत है, यही पॉइंट सही है, गलत है इसीलिए ऑप्शन चुनने कर रहा था। तो ये हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शन देख लीजिए कि जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, हाँ ये बात सही है कि जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का रॉकेट लॉन्च किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये गलत, ये सही, ये सही, ये गलत था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। हम लोग को बनाना है प्रश्न संख्या 17 कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो कौन से अनुच्छेद हैं, तो वो है निर्वाचन और नागरिकता। इसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया है। देखिए प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, वो कौन से अनुच्छेद हैं जिसको लागू किया गया था। तो हम लिख देते हैं, याद रख लीजिएगा। 5, 6, 7 क्रम से याद रख लीजिए। 5, 6, 7 को 26 जनवरी को 26 नवंबर को लागू हुआ था। अब बाकी सब जो अभी मैं लिखूंगा इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। एक याद रख लीजिए 60, फिर याद रख लीजिए 324, फिर याद रख लीजिए 366, और याद रख लीजिए 366 और 367। तो 5, 6, 7, 60, 324, 366, 367। फिर याद रख लीजिए कि 379 और 380, 379, 380, फिर 389, और फिर दो गो और याद रख लीजिए 391 और 392 और 393। तो कौन से आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल है जो कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 5, 6, 7, 60, 5, 6, 7, 60, 5, 6, 7, 60। देखिए 7 और 60 को बोलने में प्रोनाउंसिएशन सेम लगता होगा, 5, 6, 7, 7, ठीक है। अब देखिए 324 और 326, सॉरी 324 और 366, 67, 324, 366, 67, 324, 366, 67, 379, 379, 80, 379, 80, 379, 80 और 389, 91, 389, 91, 92, 93, 91, 92, 93। तो ऐसे याद कर लीजिए। 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। तो वो है व्यवसाय की प्रकृति। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, व्यवसाय की प्रकृति।
अब हम लोग को देखना है 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर में कह रहा है हम लोगों को कि एक दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। यदि ए एक्स वाई इक्वल टू 70 डिग्री तो एक्स जेड इक्वल टू 120 डिग्री हो तो एक्स बाई एक्स जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसका एक फिगर दिया हुआ है, किधर फिगर है जरा देख लीजिए, इधर ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है। इसी फिगर में पूछ रहा है आप लोग का वैल्यू किसका पूछ रहा है निकालने के लिए, तो पूछ रहा है ए का। कौन सा ए, यानी यही अल्फा मान लीजिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए, हम लोग को क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे, यहाँ पर क्या है कितना है 120 डिग्री, यहाँ पर नहीं पता है। तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि x इक्वल टू एंगल x इक्वल, क्योंकि देखिए पहले एक चीज समझ लीजिए, ये हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालना है, यहीं पे देखिए 70 डिग्री पता है और यहीं पे देखिए नहीं पता है। अगर ये वैल्यू पता हो जाए तो ये वैल्यू तो इजीली आसानी से ये पता चल जाएगा। खुद देखिए कि इस कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें 70 तो पता चल गया, ये नहीं पता। अगर ये पता चल जाए, यही पूछ रहा है, और ये पता चल जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे तो आना चाहिए कितना 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे है। तो ये तो हम लोग देख के ही आसानी से बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग का पहला मकसद होगा इस वाले एंगल को निकालना। इस वाले एंगल को कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए ये लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन पे बना एंगल कितना डिग्री का होगा, ये वाला और ये वाला एंगल जोड़ के कितना डिग्री आएगा, तो ये एंगल दोनों आ जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ऐसा ही नियम है कि ये एंगल को जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 120, और इसको मान लेते हैं हम लोग कितना एक्स एक्स मान लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो इस x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये पता चल गया 60, बताइए ये 60 ये 70 तो कितना हो गया 130 हो गया। और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है, यानी 180 माइनस 130 कितना हो गया 150, माइनस सिर्फ 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हो गया ये। अब हम लोग 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि इंग्लैंड की गौरव पूर्ण क्रांति कब हुई, तब वो हुआ 1688 ईस्वी में। गौरव पूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है, कूट की सहायता से चयन करें। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है 21 नंबर का। पहला, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, तो ये पॉइंट भी क्या है, सही है कि विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, तो ये पॉइंट भी क्या है, सही है क्या इसका। 22 का प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि 15% और 5% के दो क्रमिक छूट के समकक्ष एकल छूट 19.25% है। देखिए जब एकल छूट निकालने के लिए कहा जाएगा ना, एकल छूट, तो क्या करिएगा कि इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बाई, और फॉर्मूला एक होता है कि x प्लस बाई इक्वल टू एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा एक सेकंड और दूसरी बात कह रहा है कि अगर छूट की बात किया जाएगा ना तो इसका वैल्यू माइनस में रखिएगा। किस चीज में रखिएगा, माइनस में, दोनों का। तो दो को छूट बोल रहा है तो दो को माइनस में रखाएगा, ठीक है, दो को माइनस में रखाएगा और प्लस यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस ही होगा, इसलिए 15 और गुना 5 और बटा 100। देखिए -15 -5 -20, और इन दोनों को कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 0.75। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 19.25, जो कि कह रहा है कि एकल छूट आएगा। तो पहला तो आप लोग को क्या है, सही हो गया। अब अगला में कह रहा है, अगला यानी कि पहला ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। दूसरा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है, बढ़ाई जब भी जाती है लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 10% से और घटाई भी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 2% होगा।
होगा, माने ये पूरा कि क्या 2 ही% होगा क्षेत्रफल में। तो देखिए क्या है मामला, कह रहा है कि लंबाई मान लीजिए, लंबाई, तो लंबाई कह रहा है कि पहले क्या किया जाएगा, 10% बढ़ाया जाएगा। तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 110। फिर चौड़ाई को क्या किया जाएगा, चौड़ाई को, ब्रेथ को, 110 को फिर क्या किया जाएगा, 90% मैंने घटाया जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9900 आ जाएगा। ठीक है, 9900 आ जाएगा। परिवर्तन पूछे कि कितना होगा, तो खुद बताइए कि परिवर्तन कितना होगा। तो परिवर्तन हो गया 2 शून्य और माइनस 9900। तो कितना परिवर्तन हो गया, 100 का। तो अगर कोई पूछे कि परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा, तो कितना बताइएगा, वो बताइएगा कि 100 अपॉन 1000, माने सॉरी 1000 नहीं, 100 पे 2 शून्य गुना 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1% हुआ, माने 1% की कमी हुआ। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत बोल रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ही सही होगा लेकिन दूसरा गलत होगा। तो ये पहला गलत स्टेटमेंट है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रमुख हैं, तो बताइए कौन से कार्य प्रमुख होंगे। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। तो पॉइंट सही है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक को क्या अधिकार है। तो ये पॉइंट भी क्या है, सही है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है, यही तो संविधान बताता है। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है। निम्नलिखित पर विचार करिए और विचार करने के बाद आप लोग को बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कितने फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, हर साल के 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। कह रहा है इसका कारण भी है, क्या कारण है कि इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण, इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके सकारात्मक प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। तो ये पॉइंट दोनों ही सही है, उसका कारण भी है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि झील है, एक तरफ अवस्थिति है। तो बताइए कांवर झील कहाँ होगा, बेगूसराय में। कांवर झील बेगूसराय में। कुशेश्वर झील कहाँ होगा, दरभंगा में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। कुशेश्वर झील बताइए कहाँ, दरभंगा में। और गोगा बिल झील कहाँ, कटिहार में। गोगा बिल झील कहाँ, कटिहार में। अनुपम झील कहाँ, कैमूर में। अनुपम झील कहाँ, कैमूर में। अब कोई पूछ दे यहीं पे कि बताइए जगतपुर झील कहाँ होगा, जगतपुर झील। कोई पूछ दे कि सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ होगा, कहाँ, सिमरी बख्तियारपुर झील, बख्तियारपुर झील कहाँ होगा। फिर कोई पूछ देगी कि खड़गपुर झील कहाँ होगा, खड़गपुर झील कहाँ होगा। कोई पूछ दे कि मत्स्य गंधा झील कहाँ होगा, मत्स्य गंधा झील कहाँ होगा। तो मत्स्य गंधा झील हो जाएगा दोस्तों सहरसा, कहाँ हो जाएगा, सहरसा। तो मत्स्य गंधा गंधा झील झील सहरसा। और फिर खड़गपुर झील मुंगेर, कहाँ होगा, खड़गपुर झील मुंगेर। और सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ होगा, सहरसा, सहरसा। तो सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा और मत्स्य गंधा झील सहरसा। और ये जगतपुर झील भागलपुर होगा, जगतपुर भागलपुर, ऐसे याद रखिए, जगतपुर भागलपुर। और एक और याद रख लीजिए अजय झील, अजय झील होता है कैमूर में, कहाँ, कैमूर में, कैमूर में अजय झील। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा, इसका 25 का डी हो जाएगा। 26 नंबर का देखिए, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम हो, तो वह किस चीज में सक्षम हो। तो उसको सक्षम होना चाहिए जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। अगर कोई पूछे 27 नंबर का प्रश्न तो क्या जवाब दीजिएगा 27 नंबर में, चलिए देखिए आइए। 27 नंबर कह रहा है कि केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वर्तमान कक्षा में परिक्रमण परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय समय तथा उसकी कक्षा त्रिज्या r में संबंध है। तो उसमें क्या संबंध है दोस्तों, तो उसमें संबंध है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि कह रहा है 28 नंबर का, कि एक पानी का टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितनी देरी में भरेगा। तो इसका देखिए पूरा भाग कितना हो जाएगा,
इस टंकी का पूरा भाग क्या हो जाएगा? अगर मैं ये कह रहा है कि भाग का 3/16 ना, टंकी का 3/16 कह रहा है, तो पूरा भाग भी तो होगा। तो पूरा भाग निकालने के लिए याद रखिएगा कि हम लोग को जितना मिनट दिया हुआ है उसमें से ये उल्टा करके हम लोग को गुना करना है, तो हम लोग को 16 पूरा भाग निकल जाएगा। और जैसे ही ऐसा करिएगा तो 80 आएगा आंसर। कितना आएगा? 80 आएगा। पूरा भाग कितना हो गया? 80। अब कह रहा है टंकी का भाग कितना होगा? तो 1 माइनस 3/16, क्योंकि टंकी का 1 हो गया। माने पूरा भाग कितना भरना है? 80। और इसका 3/16 भाग कितना हो, इसको निकालिएगा तो 13/16। ठीक है, 13/16। आप सोचिए कि 13/16 भाग को भरने के लिए समय कितना लेगा? तो ये जो 80 लाए हैं वो, और ये जो अभी 13/16 लाए हैं जो, इसको कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा 65 मिनट। तो हमें यही 65 मिनट लगेगा समय। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव कौन थे? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया और सचिव थे एनजी रंगा। कौन थे सचिव? एनजी रंगा थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तब वो जाना जाता था सरमन के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? सरमन के नाम से। अच्छा, अब अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर का। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ रेखाएं हैं और दूसरे तरफ किसके मध्य में है, ये पूछ रहा है। तो अमेरिका कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। 31वीं समानांतर रेखा है इराक और ईरान के बीच में। 31वीं किसके संबंध में है, किसके मध्य में है? तो इराक ईरान। और हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग जो है जर्मनी पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग का रेखा किसके बीच में है? जर्मनी पोलैंड। ब्लू रेखा किसके बीच में है? तो लेबनान और इजराइल। लेबनान और इजराइल। हम लोग 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन में से चालू खाते में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो अब देखिए, भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या सम्मिलित होता है? तब वो इनमें से सभी सम्मिलित होता है। कौन सा कौन सा? कि वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण। एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण, तो ये तीनों ही होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा तो देखिए क्या होगा विचार करने पर। तो विचार कीजिए क्या क्या है। पहला कह रहा है कि संख्या इतना जो देख रहे हैं ना, इसका अंतिम अंक 7 होगा। तो क्या इसका अंतिम अंक 7 होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो इसका देखिए कैसे बनेगा। देखिए इसका कैसे बनाएंगे। जब भी कभी रहे ना कि 3 का पावर, तो 2015 को ये जो जितना पावर देगा इसको 4 से भागा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि 4 से भागा क्यों दें, तो पहले समझिए। होता क्या है कि 3 का पावर कितना होगा? 1, तो कितना वैल्यू होगा? 3। 3 का पावर स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 9। 3 का पावर क्यू होगा तो कितना वैल्यू होगा? 27। 3 का पावर 4 होगा तो कितना होगा? 81। 3 का पावर 5 होगा तो कितना होगा? फिर से इसके लास्ट डिजिट में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए जैसे 5 आया ना तो 3 आ गया। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि अगर 3 का पावर 6 होगा ना तो आपको लास्ट डिजिट 9 ही मिलेगा। और ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 3 का पावर अगर 7 होगा तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर मैं बताऊं 3 का पावर 8 लिखिएगा ना तो लास्ट डिजिट फिर से 3 होगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि हर 4 पे यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है। मतलब 3 का पावर 1 हुआ तो 3, और 3 का पावर स्क्वायर हुआ तो 9, और क्यू हुआ तो 27, माने 7 होगा यूनिट डिजिट। और 3 का पावर 4 हुआ तो यूनिट डिजिट 1 होगा। और फिर इसी 4 4 में सेट में ये चलता है। इसीलिए 4 में चलता है तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे दोस्तों? 4 से डिवाइड करेंगे। अब समझ में आ गया क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? तो क्या ऐसे चीज जो अभी इसके साथ हुआ ये किसी और नंबर के साथ भी होता है? तो हाँ, 2 के साथ भी यही होता है, 3 के साथ भी यही होता है, और 7 और 8 के साथ भी यही होता है। मतलब ये जो 3 है ना, 3 की जगह पर इन चारों में से कोई भी नंबर रहे तो पावर जितना भी रहेगा ना उस सब को
4 से डिवाइड करिएगा, समझ गए पहला पार्ट। तो देखिए 2015 को 4 से अपन लोग डिवाइड करते हैं, कितना आया, 4 पचे 20 आया और 4 तिया 12 आया। रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया, समझ में आ गया। और जो रिमाइंडर बच जाएगा ना, इसका पावर कर दीजिए। अब बताइए, अभी अभी तो सिखाया था कि 3 का पावर हो जाएगा तो लास्ट में 3 होगा, मानी यूनिट डिजिट 3 होगा, और 3 का पावर स्क्वायर होगा तो 9 होगा, और 3 का पावर क्यू होगा तो इसका लास्ट डिजिट मानी यूनिट डिजिट 7 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो 7 तो है, यानी पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सही। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इतना बराबर इतना होगा क्या, तो देख लेते हैं। देखिए 7 7 7 7 सम में है, तो 7 कॉमन निकाल लें, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अब प्लस 100 हो जाएगा ना, प्लस 100 हो जाएगा ना। 7 हमने कॉमन निकाल लिया। तो इतना के लिए एक फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब इंटू 7 हो गया, तो 7 इंटू एन, एन कितना दिया हुआ है 100, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 101 और बटा 2, यानी कितना हो गया 50। 50 का मतलब हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 35350, ना कि आएगा 38350, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत, यानी पहला ही स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो ये दोनों ही ऑप्शन देख रहे हैं सेम है, तो कोई बात नहीं, कोई भी मान लीजिए, दोनों ही सही हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ स्थित है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित है, तब वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। 35 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि असम, असम जो है ये कार्बी ऑंगलॉन्ग क्षेत्र है, माने असम में जो जनजाति क्षेत्र है उसको कहा जाता है कार्बी ऑंगलॉन्ग क्षेत्र, ये सही है। मेघालय में जो जनजाति है उसको गारो खासी जनता कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो त्रिपुरा में है बोडोलैंड जिला, ये जनजातीय जिला नहीं है दोस्तों, यानी ये गलत है। और यही ऑप्शन भी हम लोग को तलाश में कह रहा था, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी मिजोरम में चकमा, मारा, लाई, ये सब क्या है, सही है, ठीक है। और जो छठी, छोड़िए आगे बढ़ते हैं, कभी और बता देंगे आपको। अभी हम लोग 36 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा है निष्कर्ष, एक और दो पूछ रहा है कि क्या होगा सही। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना भी कॉमा दिया है वहां पर दिमाग लगाइए, और इसको सबको एक ही लाइन में लाइए। तो एल देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ, तो इस एल को अगर रखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एल क्यू, मतलब अरे भाई इसको ऐसे एक लाइन में लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है पी को एस, पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एस, क्या करिए पी से चलिए और एस की तरफ बढ़िए, एस की तरफ बढ़ गए। अब देखिए पी के साइड में कह रहा है ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो पी के साइड में बढ़िए, यस बिल्कुल यही है, पहला स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। दूसरा आई लेस ग्रेटर देन आर, आई ढूंढिए कहाँ, ये, और आर ढूंढिए कहाँ, इधर, हम इधर से इधर चलेंगे और आई की तरफ ये सिंबल होना चाहिए, देखिए एक सिंबल है ना, तो हो गया। तो ये दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सही है। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे, तब वो थे लिबरल पार्टी। किस पार्टी के थे, तो लिबरल पार्टी। अराबिडू वंश विजयनगर साम्राज्य का क्या था, तब वो था अंतिम वंश था। अराबिडू वंश अंतिम वंश था। 39 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये जान लीजिए। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये केवल बी सत्य नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही है, ठीक है, ये बाकी सब सही है। तो देख लेते हैं पहला, विश्व का सबसे गहरी खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सबसे गहरा खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, तो ये भी बात सही है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। और तीसरा कह रहा महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिना की बनती है, नहीं, महासागर की जो परपटी होती है वो सिलिका मैग्नीशियम की बनी होती है, न कि एल्यूमिनियम की। तो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए ये गलत है। पृथ्वी के केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, तो ये पॉइंट भी सही है कि पृथ्वी के केंद्रीय कोण का तापमान और एवं दाब काफी उच्च होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक ही गलत था। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उसके राजधानी,
तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै। और चोल राज्य की राजधानी उरैयूर। और चीर की करूबूर। ठीक ना। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का दो, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। 41, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सुमेलित नहीं है उस पर विचार करने कह रहा है। तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि एक्टिनोमीटर, इसका सही क्या हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। तो ये तो सही है ना, कि एक्टिनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। साइक्लो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र होता है। आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र होता है। तो ये वाला पॉइंट सही है, ये तो गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि एक्टिनोमीटर से सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। एक्टिनोमीटर से ये गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा एक्टिनोमीटर से कि सूर्य के किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। और एक्यूमुलेटर वाला ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक्यूमुलेटर से विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि ये कौन कौन सही हो गया, तो ये पहला और तीसरा गलत, यानी दूसरा केवल सही था। और तो सही नहीं पूछ रहा है, तो 1 और 3 सही नहीं है। तो फिर से याद रख लीजिए, एक्टिनोमीटर तो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र क्या होगा, एक्टिनोमीटर। और साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र होगा। और एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र होगा। और एनीमोमीटर, एक मीटर याद रख लीजिए, एनीमोमीटर, इसका क्या काम होगा, तो वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र होगा। वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र होगा। और अल्टीमीटर क्या होगा, अल्टीमीटर तो अल्टीमीटर होगा विमान की ऊंचाई मापने हेतु यंत्र होगा। विमान की ऊंचाई मापने हेतु वो कहलाएगा अल्टीमीटर। ठीक है, क्या कहलाएगा, अल्टीमीटर। अब देखिए 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय की घड़ी सुइयां समकोण पर होगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या है। तो मान के चलिए एक घड़ी है और यहाँ पर 5:30 से 6 बज रहा है, यानी ये 3 और ये 6, 5:30 4 और इधर 5, माने 5:30 लगभग घंटे का सुई यहाँ पे होगा। तो कह रहा है 5:30 से 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पे होगी। जब कोई समकोण का पूछे ना, तो आप लोग क्या बनाइएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, 60h माइनस 11m/2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, थीटा होता है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है इस यहाँ पे, कि यहाँ पे होगा कि 60 गुना 11/2 हमेशा लिखिएगा, और माइनस 11m लिखिएगा। ठीक है, 11m, और इसको 2 से भागा दे दीजिएगा। और कितना समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करिएगा, तो m इक्वल टू आएगा 150/11, जिसका मतलब होता है कि 13.7/11। ठीक है, और यही हो गया कि 5 और 13, 13 का मतलब 43.7/11, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न की तरफ, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ देखिए वित्तीय संस्थाएं हैं, दूसरा स्थापना वर्ष दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक, ये कहाँ है, तो ये जो हो जाएगा, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1982 को। भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1982 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 को। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 12 जुलाई 1982 को। और राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना 9 जुलाई 1988 को, 9 जुलाई 1988 को हुआ था। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 44 नंबर का, कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता
कहा जाता है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्षता कहलाता है। तो ये पॉइंट क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना और सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करना। ये भी बात सही है और इसका कारण भी बता रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा कि सही व्याख्या भी करता है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो कौन सी श्रृंखला है? तो वो है अरावली। कौन सी श्रृंखला है पुरानी? तो अरावली है। 46 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। कह रहा वायनाड केरल। वायनाड कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तो क्या ये उपनाम इसका सही है? तो हाँ जी, ये सही है। वायनाड केरल में भगवान का बगीचा कहलाता है। वायनाड जो कि कहाँ है? केरल में। इसका उपनाम है भगवान का बगीचा। और पिड्डू गुड़ाला जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो क्या इसको बटर सिटी कहते हैं? तो नहीं, इसको चूना शहर कहते हैं। कौन सा शहर? चूना शहर। चूना शहर। पटियाला जो कि पंजाब में है। पटियाला जो कि पंजाब में है, इसको शाही शहर कहते हैं। मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, इसको त्योहारों का नगर कहलाते हैं। यानी पिड्डू गुड़ाला बटर सिटी नहीं, चूना शहर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर स्थापत्य शैली में नहीं है? स्थापत्य शैली नहीं है। निम्नलिखित में से एक मंदिर स्थापत्य शैली कौन नहीं है? जो देखिए, तो नागर शैली नहीं है, बेसर शैली नहीं है, बेसर शैली है, बेसर शैली है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, लेकिन गंधार शैली स्थापत्य शैली नहीं है। मंदिर का स्थापत्य शैली नहीं है। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 48 नंबर का। देखिए, ये क्वेश्चन को क्या करेंगे कि ये समानुपाती करने का मतलब ये हुआ कि ये जो 6/7 देख रहे हैं और नहीं 6 और 7 देख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखिएगा 6/7 और इसको लिखिएगा 15/17। तब का यही कह रहा है कि इसमें क्या जोड़िएगा कि समानुपाती हो जाए। तो इसमें देखिए, ये इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, माने इसके ऊपर में मतलब ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। तो 2 छक्का 12, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा कब? 15। अब 15 में 12 घटा दीजिए, कितना आया? 3। इतना ही जोड़ेंगे तो हम लोग को समानुपाती हो जाएगा। तो आंसर 3। 49 का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ प्रमुख युद्ध है और दूसरी तरफ क्या है? वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए कर लीजिए। पहले कह रहा है कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1756 से 63। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तब वो हुआ था 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो 1848 से 49 के बीच में हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का 49 का डी हो जाएगा। 50 में देखें, फिर से मिलान करने का रहा सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो जीवाणुओं का विनाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? तो जीवाणुओं का विनाश करता है। और श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या करता है? तो आमाशय, आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। श्लेष्मा क्या करता है? तो आंतरिक, आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। जठर रस, जठर रस क्या करता है? तो प्रोटीन का विघटन करता है। जठर रस क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है। पीत रस क्या करता है? तो वसा पाचन में उपयोगी है। पीत रस वसा पाचन में उपयोगी है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है ये बताना है आप लोग को। तो ये हटाया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो ये हटाया जाता है कि लोकसभा के सभी सदस्यों सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। और ये प्रावधान अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ेंगे।
इसमें कह रहा कि भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है, तो वो हो जाएगा चिनाब। वो क्या हो जाएगा? चिनाब। पार्स पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नरबोसा किस ग्रंथि के भाग हैं? तब वो ग्रंथि के भाग हैं पीयूष ग्रंथि के। किसके भाग हैं? तो पीयूष ग्रंथि के। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के भाग हैं। तो 54 का क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें बहुत सारे भयानक क्वेश्चन है कि यदि इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबका वैल्यू दिया हुआ है कि tan 30 डिग्री देख रहे हैं, सेक स्क्वायर 45 देख रहे हैं, ये सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो सबको वैल्यू पुट करना, मैं वैल्यू बता देता हूँ, वैल्यू पुट करिएगा तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अब इन सब को वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सोच रहे हो कि एग्जाम में वैल्यू आएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये अगर आप लोग को टेंशन है तो मैं आपको वैल्यू याद करवा देता हूँ। देखिए टेक्निक, देखिए जो भी वैल्यू होगा, जो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा वो 0 डिग्री के लिए वैल्यू होगा, 30 डिग्री के लिए वैल्यू होगा और 45 डिग्री के लिए भी वैल्यू बताऊंगा और 60 डिग्री के लिए भी वैल्यू बताऊंगा और 90 डिग्री के लिए भी बताऊंगा। और यहाँ पर जो होगा वो जीरो जीरो मान लीजिए, एक मान लीजिए, दो मान लीजिए, तीन मान लीजिए, चार मान लीजिए, माने 0 1 2 3 4। और जो यहाँ पर वैल्यू मैं बताऊंगा वो साइन का होगा और यहाँ पर जो मैं वैल्यू बताऊंगा कॉस का होगा, tan का होगा। मतलब ऐसे समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैं वैल्यू बताऊंगा वो होगा sin 0 का वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू बताऊंगा sin 30, यहाँ पर होगा sin 40, यहाँ sin 60, यहाँ sin 90। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या करिएगा इसको, मतलब एग्जाम में कि सबको 4 से भागा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में आया है, तो सबको 4 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, और सबको रूट लगा दीजिएगा। क्या करिएगा? रूट लगा दीजिएगा। अब देखिए 0/4 क्या वैल्यू होगा इसका, अगर मैं साइड से कैलकुलेशन करके बताऊं कि 0/4 तो इसका क्या वैल्यू होगा? 0, और 0 का रूट क्या होता है? 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। दूसरा में आइए, ये कह रहा है √1/4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है, यानी इसका वैल्यू sin 30 इक्वल टू 1/2। अच्छा 45 का क्या होगा? ये है 2/4, तो ये कट नहीं गया, टू 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 मतलब, तो ये हो गया 1/√2, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया 1/√2। ऐसे ये √3/4 है तो 3 का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का तो निकलेगा ना, √3/2। यहाँ पर है 4/4, तो यानी 4 से 4 कट गया, बच गया √1, यानी √1 का वैल्यू निकलता है क्या? 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू साइन का। मैंने sin 0 को पूछे तो बताइएगा 0, sin 30 पूछे बताइएगा 1/2, sin 45 पूछे बताइएगा 1/√2 और sin 60 पूछे √3/2, sin 90 पूछे 4/4 यानी 1। कॉस में क्या करिएगा? कुछ नहीं करना है, बीच वाला पॉइंट बीच में ही रहने दीजिएगा 1/√2 और इधर का पलटी उधर, जैसे 90 को 0 के स्थान पे लिख दीजिए, 0 को 90 के स्थान पे लिख दीजिए, हो गया। बच गया ये, तो इसके इसके जगह पे लिख दीजिए और इसको इसके जगह पे लिख दीजिए, हो गया। मैंने इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ, हो गया। अब क्या करना है tan का, तो tan का एक फॉर्मूला होता है साइन और बटा कॉस। तो अगर हम tan 0 का वैल्यू निकालें तो sin 0 और sin 0 बटा cos 0, यानी 0/1 हो जाएगा tan 0 का वैल्यू, और 0/1 का मतलब वैल्यू 0। और यहाँ पर इसी तरीके से वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 और गुना 2/√3, यानी 1/√3। यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से कैलकुलेट करिएगा तब, और यहाँ रूट यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सिर्फ √3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो इस तरीके से वैल्यू याद कर लीजिए। अब आ गया कि सेक का कैसे करें, तो देखिए साइन का उल्टा होता है कौसेक, कौसेक होता है साइन का उल्टा। तो जैसे अगर कोई कौसेक 30 पूछे तो बताइएगा sin 30 का वैल्यू को पलट दीजिएगा, मतलब 1/2 है तो इसको 2/1 कर दीजिएगा। और उसी ही कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जैसे कोई कॉस 45 डिग्री का वैल्यू पूछे तो सॉरी सेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछे तो बताइएगा cos 45 डिग्री का वैल्यू, लेकिन पलट के, जैसे 1/√2 है तो उसको √2 कर दीजिएगा। ऐसे ही tan का उल्टा cot होता है। तो आप लोग यहाँ से ये बना लीजिए।
निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को शीतफोन भी कहा जाता है? तो वो शीतफोन कहा जाता है, तो वो हो जाएगा जोंडा। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को शीतफोन भी कहा जाता है? तो उसको जोंडा कहते हैं। कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति के संबंध में पहला पॉइंट हुआ कि उनके उत्तराधिकारी अच्युत देवराय बने। तो ये पॉइंट सही है कि उनका उत्तराधिकारी कौन बना? अच्युत देवराय। वास्तविक सत्ता रामराय के हाथों में चली गई। वास्तविक सत्ता किनके हाथों में? रामराय। इससे इससे आगे चलकर तालीकोटा का युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। इसी से आगे चलकर तालीकोटा का युद्ध का पृष्ठभूमि बना। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। क्या था? यूरिया। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था। ठीक है। हम लोग 58 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि एक व्यापार, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार हैं। साझेदारों का जो लाभ का अनुपात रहा है 5, 7, 8 रहा है, उनका धन क्रमशः इतने इतने महीने के लिए रहा। तो इनका पूंजी का अनुपात क्या है, माने जो निवेश है। तो देखिए इसका एक चीज होता है, इसको ऐसे बनाइएगा। मान के चलिए 3 गो साझेदार है, तो हम मान के चलते हैं कि ए बी सी 3 गो साझेदार था। और अब इसका आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 5:7:8 के रेशियो में। ठीक है। इसने जो टाइम दिया प्रॉफिट लाने के लिए वो 14 महीने का इसने टाइम दिया, और इसने 8 महीने का टाइम दिया, और इसने 7 महीने का टाइम दिया। तो पूछ रहा है आपसे कि निवेश जो इन्वेस्टमेंट किया वो जो कैपिटल लगाया वो कितने समय के, मैंने उसका रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे निकालिए। जो लाभ होता है, लाभ कैसे होगा कि जितना आपने निवेश लगाया और आपने जितना समय दिया उन दोनों का गुणनफल ही तो लाभ होता है। तो निवेश क्या हो जाएगा, यहाँ निवेश पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश पूछ रहा है। तो निवेश बराबर हो जाएगा कि जितना वो लाभ कमाया और उसको समय से अगर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? निवेश हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, निवेश निकालने के लिए लाभ कितना था? 5-6 था, तो 5/14 और यहाँ पे 7/8 हो जाएगा, और रेशियो यहाँ 8/7 हो जाएगा। अब नीचे वाला का अगर एलसीएम निकालिएगा ना तो आएगा 56, माने 14, 8 और 7 का एलसीएम निकालिए तो ये आएगा 56। और 56 से ये तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 7×8 56, तो कितना हो जाएगा? 64, माने 7×8 56, 8×8 64। फिर यहाँ पे 56 कीजिए, 8×7 56, तो यहाँ कितना आ गया? 49 आ गया। फिर यहाँ पे 56 रखिए, 14×4 56, तो कितना आ गया? 20। यानी जो इसका निवेश होगा 20:49:64 होगा। 20:49:64 होगा। ऐसे निकाले जाते हैं। 59 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न संस्था पर विचार करिए और इसके स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट द्वारा चुनिए। तो इसका क्या सा कालानुक्रम होगा? तो मैं बता देता हूँ डेट, आप याद रख लीजिएगा। बंग भाषा प्रकाशित सभा का जो डेट होगा 1836 होगा। कितना होगा? 1836। और लैंड होल्डर सोसाइटी का हो जाएगा 1838। 1838। इंडियन लीग का 1875 होगा। कितना होगा? 1875। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का 1843 हो जाएगा। 1843 हो जाएगा। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का 1843 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसी को क्रम के अनुसार सजाइएगा तो ए आ जाएगा। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। उत्तर देना है आपको। बताना है कि जो टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वह कौन है। तो ये पढ़ लीजिए और बता दीजिए कि कौन है। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। एक अभिनव है, एक बरानी है, क्रिस है, सॉरी कौन है? क्रिस है, देव है, टेनिस है, क्रिकेट खेलता है। कौन कौन क्रिकेट खेलता है, कौन कौन वॉलीबॉल खेलता है, इस तरीके से। तो देखिए टेनिस हो गया, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है। ठीक है। गोल्फ खेलता है। और क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में कहाँ दिया हुआ है? तो इसको पूरा आपको चार्ट करके बनाना होगा। ऐसे मैं बताता हूँ। टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, एक रख लेते हैं यहाँ पे क्रिकेट, हम बता ही देते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो ये टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, क्रिकेट हो गया। और कौन कौन आदमी है? एक अभिनव है, अभिनव है, और एक कौन है? बरानी है, बरानी है, और एक कौन है? क्रिस है, और एक कौन है? देव है। ठीक है, देव है। ठीक है, देव है। ऐसे ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना।
अच्छा, अब कह रहा है पहला में देखिए कि अभिनव बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है। अभिनव बरानी गोल्फ खेलता है, क्या खेलता है? गोल्फ खेलता है। अभिनव बरानी क्या करता है? गोल्फ खेलता है। ठीक है। और अभिनव बरानी गोल्फ खेलता है और वॉलीबॉल भी तो खेलता है। अभिनव बरानी अभिनव बरानी क्या खेलता है? वॉलीबॉल भी खेलता है। ठीक है। फिर कहता है क्रिस और देव टेनिस और क्रिकेट खेलता है। क्रिस क्रिस और देव टेनिस और क्रिकेट खेलता है। टेनिस खेलता है और क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? टेनिस खेलता है और क्रिकेट खेलता है। फिर अगला पढ़िए, बरानी और क्रिस क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है। बरानी और क्रिस क्या खेलता है? क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो क्रिकेट खेल लेता है बरानी और क्रिस, और वॉलीबॉल खेलता है, ये खेल लेता है। फिर क्या कर रहा है लास्ट में कि अभिनव देव गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। अभिनव देव गोल्फ गोल्फ खेल लेता है और टेनिस खेल लेता है। टेनिस हो गया। और और क्या एक अभिनव, तो अभिनव क्या खेलता है? गोल्फ और टेनिस। तो इसमें भर दीजिए गोल्फ खेल लिया और टेनिस खेल लिया बेचारा अभिनव। तो अब क्या रहा है कि तो बताइए जो टेनिस वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है, टेनिस वॉलीबॉल गोल्फ खेलता है, वह कौन है? तो बताइए वह कौन है? अभिनव को देखिए, अभिनव खेलता है टेनिस, तो हाँ जी खेलता है। वॉलीबॉल खेलता है, तो हाँ खेलता है। गोल्फ खेलता है, तो हाँ जी खेलता है। तो हो गया ना। और क्या चाहिए आपको? हो गया। अभिनव को देखिए क्रिकेट बेचारा नहीं खेलता, यही तो पूछ रहा है कि क्रिकेट नहीं खेलता होगा, है ना? तो ये बात सही हो गया। तो आप लोग को ऐसे करके इसको बनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे? तो ये आप लोग को क्या करना है? बताना है। 61 नंबर का। तो भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ रखे जाएंगे? तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको गांधी सागर अभ्यारण्य में। कहाँ हो जाएगा? गांधी सागर अभ्यारण्य में। फिर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आप लोग को बताना है इसका आंसर कि कौन सा सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अल्फा अल्फा क्या धनावेश होगा? अल्फा पे धनावेश होगा। गामा आवेशहीन होता है। बीटा ऋण आवेश। देखिए अल्फा बीटा गामा होता है, तो अल्फा पे पॉजिटिव आवेश होता है, इस पे बीटा पे नेगेटिव, और गामा में न्यूट्रल होता है, कोई आवेश ही नहीं होता है। तो याद कर लीजिए। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके कौन सा सही है ये आप लोग को क्या करना है? बताना है। तो देखिए, पहला, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होती है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा अंतिम अधिकतम 6 माह तक लागू होती। ये भी बात सही है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा अधिकतम 6 माह तक लागू होती है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यानी सही है। तीनों पॉइंट का तीनों पॉइंट क्या था? सही था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये जानबे करते हैं अंडमान निकोबार। लेकिन कौन से अंडमान निकोबार? तो वो मध्य अंडमान निकोबार में स्थित है। अब फिर से देखिए, मैथ का एक प्रश्न आ गया 65 नंबर में। पूछ रहा है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, 5 केला और 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 1 केला तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा? बस ये पूछ रहा है। तो देखिए, मान लीजिए केला को हम के से डिनोट करेंगे अपने कैलकुलेशन को बनाने के लिए, और एप्पल को ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो अब कह रहा है कि 5 केला, ठीक है, कितना केला? 5 केला और 4 सेब, 4 सेब को मैंने ए माना है, ठीक है ना, सेब को मैंने बोला था ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। देखिए, 4 सेब ये बराबर है किसके? 3 केला और 7 सेब के। 7 सेब के, इसी को हमको केला और सेब का अनुपात पूछ रहा है। तो इस केला को इस केला की तरफ ले आइए, 5 के × 3 के, और इस एप्पल को उस एप्पल की तरफ चले लेके चले जाइए, 4 एप्पल। तो इधर बच गया 2 के और इधर बच गया 3 ए। तो के और ए का रेशियो क्या हो जाएगा? के और ए का रेशियो तो 3/2। आंसर हो जाएगा 3/2। हम लोग 66 की तरफ देख
हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कह रहा है स्वीडन। स्वीडन की जो राजधानी हो, इसमें राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है। तो स्वीडन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल, और स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय फुटबॉल है वो है रग्बी फुटबॉल। तो स्वीडन का फुटबॉल, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, और हंगरी का क्या है? तो हंगरी का है वाटर पोलो, और ईरान का कुश्ती। ईरान का कुश्ती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है? तो जो प्रोड्यूसर गैस है दोस्तों, वो मिश्रण है किसका? तो CO प्लस N2 का। और अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है। 50 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा? तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। इसको क्या करिएगा कि जैसे देखिए, तीन गो व्यक्ति है, ए बी और सी है। तो कह रहा है कि ए जो है 200 मीटर का दौड़ हुआ, तो इसमें ए बी को 31 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या हुआ? जब ए 200 मीटर पहुंच चुका था तो 31 मीटर कम रहा होगा 200 मीटर से, यानी 169 मीटर पर ही बी रहा होगा। और कहता है तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है। तो सी को 18 मीटर, यानी ए जब 200 पहुंच गया होगा तो ये कितना रहा होगा? 182 मीटर रहा होगा। तो पूछ क्या रहा है कि 350 मीटर की दौड़ में सी बी को, माने सी बी को, आखिर सी ने भी तो बी को हराया, तो ये कितने मीटर से हराएगा? तो इसको देखिए बनाने का क्या तरीका होगा। बी द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि बी के बारे में पूछ रहा है, तो तय की गई दूरी क्या होगा? 169, और इतना 182 में तय किया था। और अगर 350 मीटर का दौड़ हुआ तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 32.5 मीटर। 32.5 मीटर आएगा। यानी कि सॉरी 32.5 नहीं, 325 मीटर आएगा। सॉरी सॉरी, 325 मीटर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 350 मीटर पे जब सी पहुंच चुकेगा तो बी, हमारा जब सी 350 मीटर पहुंच चुकेगा तो बी कितना रहेगा? इससे कम रहेगा, 325 मीटर पर रहेगा। तो कितना का डिफरेंस हुआ? 25 का डिफरेंस हुआ। यही 25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। अब 69। 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ये पूछ रहा है। एक तरफ नदी किनारे बसा है शहर का नाम, और दूसरे तरफ नदी का नाम है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका सही होगा। बासीगटन जो है वो पोटोमैक के किनारे बसा हुआ है। ये बात सही है कि बासीगटन किसके किनारे? पोटोमैक। पर्थ किसके किनारे? स्वान के किनारे। और न्यूयॉर्क किसके किनारे? हडसन। लेकिन जो बर्लिन है, जर्मनी का शहर है, वो डेन्यूब नदी के किनारे नहीं बल्कि स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। तो स्प्री नदी के किनारे बर्लिन, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, पर्थ स्वान नदी के किनारे, और बासीगटन पोटोमैक नदी के किनारे। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तब वो किस कमी के कारण होता है? तब वो होता है जस्ता की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। कुछ समय बाद दे इतना 2580 रुपया का 6% वार्षिक दर से मिति काटा 180 रुपया है। धन कितने समय बाद दे होगा? तो ये देखते हैं कितने समय बाद ये दे होगा। तो इसके लिए क्या बनाइएगा कि जानते हैं मिति काटा का मतलब ये कुछ और नहीं, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ऐसे भी फॉर्मूला आप जानते होंगे कि होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना दिया हुआ है? 25, सॉरी, मूलधन कितना हो जाएगा? ये मिति काटा इतना है ना, तो ये दोनों घट जाएगा। तो घट के कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 2580 और माइनस 180, यानी कि 2400। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया? 2400, और गुना आर। आर तो दिया ही हुआ है कितना? 6%, और टी हम लोग को नहीं पता है, और बटा 100। तो ये एस आई कितना दिया हुआ है? मिति काटा का मतलब एस आई। तो एस आई कितना दिया हुआ है? 180 रुपया। यहाँ से क्या निकालना? टाइम। जब टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 15 महीना, और 15 महीना बराबर होता है, 15 महीना बराबर होता है 1 वर्ष 3 महीना। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तब वो किया था टेंसले ने। किसने? टेंसले ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है ये आप लोग को क्या करना है? बताना है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है।
क्लोरेनकाइमा इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती में मदद करता है। क्लोरेनकाइमा किस में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कोलेनकाइमा किस में मदद करता है? तो पौधे में लचीलापन का गुण। और स्क्लेरेनकाइमा में पौधा कठोर होता है एवं मजबूत होता है। स्क्लेरेनकाइमा में पौधा कठोर एवं मजबूत होता है। कोलेनकाइमा में पौधे में लचीलापन का गुण होता है। क्लोरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। सभी मकान खिड़कियां हैं। तो देखिए सभी मकान इसको ऐसे बनाइए, जानते हैं कि सभी का सिंबल क्या होता है? ये ऐसे सभी का होता है। तो इसमें देखिए सभी मकान, तो ये हो गया मकान, और सभी मकान क्या है? खिड़कियां हैं। खिड़कियां हैं, ये सिंबल बन गया। और सभी सड़कें क्या है? खिड़कियां हैं। तो सभी मकान खिड़कियां हैं और सभी सड़कें भी खिड़कियां हैं। तो सभी सड़कें ये हो गया खिड़कियां हैं। और सभी खिलौने भी खिड़कियां हैं, माने ये यहाँ पे रख लीजिए खिलौने। अब कह रहा है कुछ खिलौने मकान है, खिलौना ये है मकान ये, कोई संबंध ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, फिर कह रहा है कुछ सड़कें खिलौने हैं। ये सड़क है और ये खिलौना है, दोनों में मिलान है? कहीं कहीं नहीं, तो ये भी गलत है। तो ये और इसके में देखिए कुछ सड़कें मकान है। तो देखिए ये सड़क है और ये वाला मकान है, क्या इन दोनों में रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों ही गलत है, अर्थात कोई भी अनुसरण नहीं करता है। लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। क्या ये बात सही है? तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है कि कारण कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है। ये भी सही है, इसका कारण भी तो सही दिया गया है, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। एकाधिकार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। तो वो क्या है विशेषता? तो वो विशेषता है दोस्तों इनमें से सभी कि फर्मों की अधिक संख्या, गैर मूल प्रतियोगिता का होना और विभेदीकृत उत्पाद। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या है? तो फर्मों की अधिक संख्या, विभेदीकृत उत्पाद, गैर मूल प्रतियोगिता का होना सब है। 77 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि 77 नंबर में क्या कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा विकल्प सत्य है कि इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था। तो ये बात सही है कि इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था। अब देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें मिलान करने कह रहा है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। कह रहा है कि क्यूसेक जो है प्रवाह की दर को दर्शाता है। बाइट जो है कंप्यूटर का मतलब ये इसमें दर्शाता है। और रिक्टर तो जानते करते हैं भूकंप की तीव्रता। और बार जो है दाब को। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 79 नंबर निम्नलिखित में से सही कथन को चुनने कह रहा है। तो चलिए 79 नंबर को चुनते हैं। ये क्या है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो ये पॉइंट क्या है? सही है दोस्तों कि वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और दूसरा पॉइंट गलत है कि निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में नहीं बल्कि ग्राम ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा केवल एक होगा। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तब वो होता है अग्नाशय। वो क्या होता है? अग्नाशय। अब इसमें देखिए इसमें क्या भरना है? इसमें ऐसे भरना है, सोचना है कि लुप्त संख्या ये वाला वैल्यू पता करना है। तो क्या हो जाएगा कि इसमें देखिए क्या है, इसमें मामला ये है कि अगर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को 3 से और 8 को 4 से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस 2 को इस वाले पहला में 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा बॉक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगला में 4 से। तो देखिए आंसर क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 5 या 15 और 8 चौ 32 और इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 51। इसी प्रकार से इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 से, इसमें 4 से और जोड़िएगा तो आएगा 65। मतलब 4 गुना 2 प्लस 7 गुना
5 और जोड़ 9 गुना 4, ये 3 होगा, 7 गुना 3 जोड़िएगा तो आएगा 65। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा कि एक इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। यानी 1 गुना 2 प्लस 8 गुना 3 प्लस 4 गुना 4 कितना आएगा, 2 और 24 और 16, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना, तो 42 हो गया आंसर। 82 नंबर का प्रश्न देखिए, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लीची भाग का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मांसल एरिल खाया जाता है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो वो किसके लिए नहीं सुरक्षित रख सकता है, ये आप लोग को क्या करना है, बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 31 के का के उपबंधों के संबंधित ना हो, यही नहीं रख सकता है, बाकी सब रख सकता है कि विधेयक संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो, और विधेयक राष्ट्र हित के विरुद्ध हो, और उच्च न्यायालय की स्थिति के विरुद्ध हो। 83 का प्रश्न हो गया, मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। तो इससे संबंधित जो असत्य कथन है दोस्तों, वो क्या है, ये जानिए। तो देखिए, इसकी कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, बिल्कुल सही, पहला पॉइंट तो सही है कि इस मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत्य कथन कौन है, ये ढूंढना है, तो पहला सही है कि इसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। इसका निर्माण प्लेटो के अभिसारी संचलन के कारण हुआ है, यही गलत है, यही ऑप्शन ढूंढने का रहा था, क्योंकि इसका निर्माण है जो प्लेटो के अपसारी संचलन, अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी संचलन, कौन सा संचलन, अपसारी संचलन, अभिसारी नहीं अपसारी संचलन के कारण हुआ है। अब बाकी ये वाला पॉइंट सही कह रहा है कि रोमांसे ट्रेंच इसे डॉल्फिन कटक तथा चैलेंजर कटक में विभाजित किया जाता है। तो रोमांसे ट्रेंच इसे डॉल्फिन कटक तथा चैलेंजर कटक में विभाजित करता है। इसका अन्य नाम क्या है, टेलीग्राफिक पठार भी, टेलीग्राफिक पठार भी मध्य अटलांटिक कटक का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है, तो हैंसेन रोग जो है कुष्ठ रोग को भी कहा जाता है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, तब वो हुआ था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के संबंध में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी, तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में। अब 87 नंबर का देखिए क्या है कि 10 रुपया वाले 3/4 अवमूल्यन पर 96 शेयरों का मूल्य कितना होगा, जबकि दलाली प्रति शेयर 1/4 हो, तो इसमें कैसे बनाइएगा, तो देखिए एक शेयर का जो मूल्य होगा वो होगा 10 माइनस 3/4 और प्लस 1/4 होगा, एक शेयर का मूल्य होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 19/2 आएगा। अब बोल रहा है कि 96 शेयर का मूल्य क्या होगा, तो 96 शेयर का मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 96 और गुना ये 19/2, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 912 रुपया आएगा। बस ऐसे ही निकलेगा कि 10 रुपया वाला तो 10 कितना विमूल्यन करना है 3/4, तो इन दोनों को घटा के 1/4 ले आइए, फिर जितना वैल्यू आएगा वो इतना कर लीजिए, और फिर वो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, तब वो मान हो जाएगा वेग का शून्य, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई विधेयक दहन विधेयक समझा जाएगा जब वे केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो, तब वो किससे संबंधित हो जाएगा, तब वो हो जाएगा भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। 89 का हो गया। अब 90 का, 90 में देखिए क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है, तो अवतल लेंस का नाभिकीय लंबाई क्या होता है, तब वो होता है ऋणात्मक। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब 91 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कोपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कौन सा कथन असत्य है, इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं, ये गलत है। अब तो कोबरा का नाम से जाना जाता है, इसका अधिकार प्राप्त है, अधिकार नहीं, गलत लिखा हुआ है, प्राप्त है इसे, तो यानी ये पॉइंट गलत।
इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। बिल्कुल इसी अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता अदालत का गठन हुआ है। और इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। तो ये भी पॉइंट सही है। तो इसमें पता क्या चल गया, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। अब गलत ही ढूंढने कर रहा था, तो केवल एक हो जाएगा। 92 में देखिए कि G+H का अर्थ है, कह रहा है कि इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा। कह रहा है G+H का अर्थ है कि G H की बेटी है, इस तरीके से। तब पूछ रहा है मतलब और G और -H का अर्थ है GH का ससुर है। GH का अर्थ है, मैंने ये इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन का अर्थ है GH के पति है। तो कौन सा दर्शाता है कि OL की बहन है, मतलब OL की बहन है, इस तरीके का कौन दर्शाता है, यही पूछ रहा है। मैंने अब देखिए ओ एल की बहन है, ओ यहाँ है, एल यहाँ है, इसमें तो है ही नहीं एल, है ना। तो इसमें नहीं है, तो हमको इन दोनों को तो ट्राई भी नहीं करना, हमको इन दोनों को ट्राई करना है। तो देखिए O+H कहा है ना, तो देखिए O हो गया। अब प्लस, प्लस का मतलब क्या है, अर्थ है कि इसमें बता रहा है कि GH की बेटी है, अर्थात OL की माने H की बेटी है, इस तरीके से। तो निगेटिव तो हो गया। और इसमें देखिए O-N माइनस वाला यहाँ पर पढ़िए कि GH का ससुर है, GH का ससुर है। अब ये ससुर बोल दिया तो ये H जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव, माने लड़की एक लड़का, ये पता ही नहीं चलता है। यानी इस ऑप्शन को भी हटा सकते हैं, तो बच गया यही। एनीवे इसको हम चेक कर लेते हैं बढ़िया से कि OH माने O की बेटी, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, ओ बेटी है किसकी, एच की, ठीक है। फिर कह रहा है H-N, तो देखिए माइनस वाला ये बता रहा है जी एच का ससुर है। माने एच का ससुर होने का मतलब जी जो पहिलका है, ये एच, ये ससुर है, किसी का ससुर है। किसका ससुर है पता नहीं, ये जिससे भी लड़की से ब्याह की होगी उससे उसका ये ससुर लगेगा, ठीक है। आगे देखिए एन एन एल मतलब ये एन का ससुर है। तो एन एल GH का पति है, ये एन पति है किसका, पति है किसका, एच का। तो यहाँ पर ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बेटी रहेगी और ये इस प्रकार से रहेगा, ये प्लस भी रहेगी और ये माइनस, तो ये इसकी बहन हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दर्शाता है। और इसमें यही कह रहा है कि ओ एल की बहन है, मैंने ये असल में इसकी ही बहन थी। तो ये पहला ऑप्शन होगा। अब देखिए अगला 93 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो सुधार से संबंधित कौन नहीं है, तो गौडगिल समिति चुनाव सुधार से नहीं बल्कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। ये था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। बाकी JS वर्मा समिति, बोहरा समिति, तनखा समिति, ये सब चुनाव सुधार से संबंधित है। 94 नंबर का देख लीजिए क्या है क्वेश्चन कि सही पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो पहला, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु है, बिल्कुल सही। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है, ये भी सही। यानी इसमें दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया था, तब वो कहा गया था, इसका कारण ये था कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया था, तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है। हाँ तो देखिए कह रहा है कि दो ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और 28 मीटर है क्रमशः। तो ये 20 मीटर हो गया और ये 28 मीटर हो गया, ठीक है। ये 20 मीटर का एक ब्रिज हो गया, एक 28 मीटर का। अब कह रहा है कि उनके सिरों के बीच की दूरी, ये इसका सिरा होगा इस पेड़ का, इस पेड़ का ये सिरा होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है कि 17 मीटर है। फिर कह रहा है उनके बीच की क्षैतिज दूरी, माने ये वाला दूरी पूछ रहा है कितना होगा, ये दूरी मतलब समझिए कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है ना कि ये 28, ये पूरा 28 है और
और यहाँ तक में ये 20 है, तो बाकी बच गया ये 8। और ये वाला पूछ रहा है, ये वाला हो गया हाइपोटेनस, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस ये वाला पूछ रहा है यानी बेस पूछ रहा है, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर का मतलब 64। तो इससे 64 घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, बच गया 7 में से 6 जाएगा 1 और ये बच गया 1। 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 न बचेगा और यहाँ बचेगा 2, यानी 225, यानी बी स्क्वायर बराबर 225। तो बी इक्वल टू अंडर रूट 225, इससे निकलेगा तो 15 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमको देखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 97 नंबर का कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तब वो है कि सेटिंग की दर को मंदित करना। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेटिंग के दर को मंदित करना। अब 98 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंग भेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब वो सुनाई गई 1964। कब सुनाई गई, 1964। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपको बताना है कि परवाल के विकास की आदर्श दशाएं, परवाल के विकास की आदर्श दशाएं क्या होगा। तब वो जो होगा वो होगा कि पर्याप्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में परवाल का विकास होता है और क्या होता है, और होता है 27 से 30% जलीय लवणता होना चाहिए। 27 से 30% क्या होना चाहिए, जलीय लवणता होना चाहिए। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों असत्य कथन के बारे में जानना है तो देख लेते हैं कि पाबना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय थे, केशव चंद्र राय थे और शंभुनाथ पाल थे। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है कि पाबना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। फिर दक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में पारित किया गया। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पारित किया गया था 1875 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम। तो ये गलत हो गया, यही ऑप्शन तलाश कर रहा था कि पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र सिरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियों तक था। तो ये बात सही है कि पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र सिरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियों तक था। तेभागा आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। तेभागा आंदोलन के नेता कौन थे, तो कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। तो ये दोनों ही तीनों पॉइंट सही था। इस प्रकार से दोस्तों ज्ञान बिंदु का ये सेट संख्या 4 खत्म हो गया। दोस्तों अगर ये पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल शेयर करें। अगर इस सेट का वीडियो पीडीएफ चाहिए और इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे में दिया गया है टेलीग्राम लिंक पीसीएस सॉल्यूशन 360 के नाम पे, आप उस लिंक को क्लिक करिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइएगा, जहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें और भी विभिन्न प्रकार के पीडीएफ दिए जाते हैं। तो आप लेते हैं आप लोग से मैं विदा। अब मिलते हैं अगले वीक में जब सैटरडे संडे को टेस्ट हो जाएगा 5 नंबर और 6 नंबर का, तब मिलेंगे। तब तक आप लोग से लेता हूँ विदा। धन्यवाद।